जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और अपना चैप्टर चल रहा है चौथा और इसके अंदर हम आरंभिक भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक विकास को समझ रहे हैं। और पिछले वीडियो क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से जाना, महात्मा बुद्ध के बारे में हमने अच्छे से जाना और वहां आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी भी बुद्ध के जो आदर्श और जो व्यवहार है वो ब्राह्मण, जैन और ऐसी कई जो परंपराएं उस टाइम जो चल रही थी उनके साथ तर्क वितर्क के बाद है वो उभरी थी, जो बहुत ही साइंटिफिक बातें हैं। चलिएगा पिछली बातों को साथ में जोड़ते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आज हम जानेंगे। तो अब तक आप जान चुके हो भी बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम और सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? बोध गया के अंदर हुआ। और किस जगह? निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ के अंदर। बोध गया तो है बिहार में और सारनाथ है वो है उत्तर प्रदेश में। और ध्यान रखिएगा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे कहा जाता है धर्म चक्र। धर्म चक्र। और उसके बाद में बात करें महानिर्वाण कहां प्राप्त हुआ तो वो हुआ कुशीनगर में, यानी जन्म मरण से उन्होंने छुटकारा है वो प्राप्त कर लिया। ये सारी जो चीजें हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई यानी वो जगह है और इन जगहों को पवित्र स्थान है वो माना जाता है। और इन जगहों के ऊपर बुद्ध से जुड़ी हुई जो कुछ विशेष जो चीजें थी जिनमें उनकी अस्थियों की बात कर लें या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी जो सामग्री थी उनको टीलों के अंदर गाड़ दिया जाता था और उन टीलों को कहा जाता था स्तूप और इन्हें चैत्य भी कहा जाता था। ये बातें हमने अब तक सीख ली है। दो नई चीज आपने यहां आज सीखी वो ये है ज्ञान प्राप्त पीपल के पेड़ के नीचे हुआ और बाद में उसे बोधि वृक्ष कहा गया। और पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया उसे कहा गया धर्म चक्र। और इसी के साथ दो और नई बात आप ऐड कर लीजिएगा। एक बौद्ध ग्रंथ है अशोकावदान और इस ग्रंथ के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने बुद्ध के पवित्र समझे जाने वाले अवशेषों के ऊपर ही स्तूप है वो बनाए थे। और एक बात और जान ले साथ में और वो ये है ईसा पूर्व दूसरी सदी तक, ये तिथि भी ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक बरहूत, सांची और सारनाथ में स्तूप बनाए जा चुके थे। बरहूत कहां पर है? ये रहा मध्य प्रदेश के अंदर। सांची कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर। सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। मानचित्र के ऊपर भी तो अभ्यास करना है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कमबख्त एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। तो जब भी अभ्यास करें एक खाली मैप रखें और उन जगहों को भी वहां भरते रहें। ये मैप भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है उनके बारे में यहां बताया गया है। तो बुद्ध से जुड़ी हुई वो चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ नई चीजें आज आपके सामने प्रस्तुत की। तो यहां जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने आती है वो है स्तूप। तो आज हम स्तूप के बारे में अच्छे से जानेंगे भी कैसे बनाए जाते थे और उनकी स्ट्रक्चर क्या थी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कुछ नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो अब बारी आती है स्तूप कैसे बनाए जाते थे। भैया कौन बनवाता था? बनाने में कुछ खर्चा भी तो आता होगा। तो चलिए कुछ विशेष बातें प्राप्त कर लेते हैं। ये एक स्तूप का मॉडल आपके सामने दिखाया गया है। स्टार्टिंग में हमने सांची के स्तूप से उसकी पिक्चर है वो अच्छे से देख ली थी, वो इसी प्रकार की थी। अब इस स्तूप की जो बाहर ये जो रेलिंग होती है इनके ऊपर कुछ चीजें लिखी होती है, जो पिलर है उनके ऊपर भी कुछ चीजें लिखी हुई है। तो वो हमारे लिए स्रोत हो जाते हैं
इस जो स्तूप है इनके बनाने वालों की जानकारी के लिए। तो देखिए, स्तूप जो अधिकतर राजाओं द्वारा बनाए जाते थे और इसके लिए वो क्या देते थे, दान। यानी राजा रानियां ही बनवाती थी, पैसा लगता था इनको बनाने में और इसके लिए वो क्या देते थे, दान दे देते थे। और इसके अलावा शिल्पकार और व्यापारी है वो भी स्तूप को बनाने के लिए दान देते थे। जैसे एक उदाहरण है बहुत प्यारा, सांची के एक तोरण द्वार को बनाने का खर्च है वो हाथी दांत का काम करने वाले एक शिल्पकार ने दिया था। भैया क्या इस एक तोरण द्वार का खर्चा है वो मैं दे दूंगा। जैसे होता है ना, गांव में आसपास कहीं मंदिर बनता है तो कह दिया जाता है भी इतना चंदा है वो मैं दे दूंगा। तो इस प्रकार से चंदा देकर ही स्तूप है वो बनाए जाते थे। तो कौन कौन हो गए, राजा है वो चंदा देता था, शिल्पकार जो व्यापारी है वो चंदा देते थे। अब एक बात तो आप क्लियर कर लें दिमाग में, चंदा वो ही देगा जिनकी उस चीज के अंदर आस्था होगी। इसका मतलब जो चंदा देने वाले थे उनकी बौद्ध धर्म के अंदर आस्था थी। और इसको बनाने में महिला और पुरुष भक्त है वो भी दान देते थे, क्योंकि उनके नाम भी हमें स्तंभों यानी पिल्लर है और जो अभिलेख है उनके ऊपर मिलता है। और इस स्तूप की सजावट के लिए, अलंकार के लिए भी दान देने का पता है वो चलता है भी, वो चीज भी दान से ही प्राप्त होती थी। सुंदर सुंदर डिजाइन मूर्तियां जो इनके ऊपर बनाई जाती थी उनको बनाने का खर्चा भी किसी चंदे से ही प्राप्त किया जाता था। तो सिंपल सी चार बातें आपके सामने हो गई। यहां पर ये एक कोई अभिलेख है जिनके ऊपर लिखा हुआ है दान देने वाले का ब्यौरा। तो राजा बनाते थे यानी चंदा देते थे, शिल्पकार व्यापारी देते थे, महिला पुरुष है वो भी दान है वो देते थे सजावट के लिए और बनाने के लिए। चलिएगा, ये तो हो गई भी स्तूप कौन बनवाता था। अब बात आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण, और वो है इस स्तूप की संरचना की, स्ट्रक्चर को अच्छे से जान लीजिएगा। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से सुपर इंपॉर्टेंट बात है और 1 मिनट में सारी बात याद हो जाएगी। हमने स्तूप के कई पिक्चर मॉडल देख लिए हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम है वो बना हुआ है। ये एक स्तूप है, लगभग स्तूप जो है वो एक जैसी आकृति के ही बने हुए होते हैं। तो अब इस डायग्राम से ही आपको सारी चीज क्लियर करनी है। चलिए पहले कुछ थ्योरिकल बात कर लेते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में होता है टिल्ला, हिप, टिल्ला होता है इसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ। और इसका जन्म एक गोलार्ध यानी गुंबद नुमा होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में होती है और मिट्टी के टिल्ले से हुआ है जिसे बाद में अंड कहा गया। क्या कहा गया, एक गुंबद है अर्ध गुंबद जो मिट्टी से बना होता है जिसे बाद में अंड कहा गया। इस बात को और आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दूं। हमने अभी अभी क्या जाना भी, बुद्ध या बुद्ध के बाद जो प्रसिद्ध शिक्षक रहे बौद्ध धर्म के, उनसे जुड़ी हुई चीजों को, चाहे वो उनकी अस्थि हो, उनके दांत हो, उनकी राख हो या उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी अनमोल जो चीज होती थी, उनको एक छोटे से बॉक्स के अंदर लिया जाता था। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले भी एक बॉक्स लिया, उसके अंदर उस चीज को रख दिया और इस जो ये पेटी है इसको एक मिट्टी के ढेर के अंदर दबा दिया जाता था। बस ये काम इतना ही होता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस मिट्टी के ढेर के ऊपर ईंटें हैं वो लगानी स्टार्ट कर दी। फिर आने वाले समय में इनके ऊपर पत्थर लगा दिए गए। यानी सीधी सी बात करूं तो यानी नए नए डिजाइन है वो इनके ऊपर बना दिए गए। तो पहले जो सिर्फ मिट्टी का ढेर था, अब क्योंकि ईंटें और पत्थरों से उसको अलंकृत कर दिया गया है, सुंदर बना दिया गया है। जैसे आप देखते हो गांव में पहले अपने मंदिर 2 ईंट रखकर ही बना दिए जाते थे और आज देखिए कितने भव्य मंदिरों का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसा ही स्तूपों के साथ है वो हुआ। तो स्टार्टिंग में जो सिर्फ मिट्टी के ढेर थे, बाद में ईंटों और पत्थरों से
इनको बनाया गया और इनको क्या कहा गया? अंड कहा गया। ये अर्ध गोलाकार गुंबद नुमा है। एक बार मैं आपको यहां इस डायग्राम में ये बता दूं, जो जहां पर मैं ये पेन चला रहा हूं, ये वो अर्ध गुंबदाकार स्ट्रक्चर है। यानी सीधी सी बात है, एक बड़ा बट्ठल जो है उसको उल्टा रख दें तो इसको क्या कहा जाने लगा? अंड कहा जाने लगा। अगर ये प्रश्न एग्जाम में 2-3 नंबर का है ना, तो इस प्रकार का एक सिंपल डायग्राम है, वो भी आप साथ में बना सकते हो और उनके नाम लिख सकते हो। फिर क्या हुआ? अंड के ऊपर एक छज्जा है वो बनाया जाने लगा। ये सारा काम एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। एक बार पुनः बताऊं, पहले जैसे सिर्फ मिट्टी का टीला, फिर ईंटें, फिर उसके ऊपर पत्थर, फिर नामकरण हो गया, भैया अब इसको हम अंड कहेंगे। फिर आने वाले समय में क्या हुआ? इसके ऊपर एक छज्जा बना दिया गया। यहां पर एक छज्जा, जैसे अपने घरों के अंदर जो बालकनी होती है, घर के बाहर जो बालकनी बनाते हैं, इस प्रकार से वो यहां पर बनाई जाने लगी। और इस बालकनी को, छज्जे को कहा गया हर्मिका। नाम ध्यान रखिएगा, छज्जे नुमा स्ट्रक्चर जो बनाई गई उसको क्या कहा गया? हर्मिका कहा गया। और क्या माना गया? ये माना गया भी ये देवताओं का घर है। तो इस टीले के ऊपर यानी अंड के ऊपर एक छज्जा, बालकनी, अंग्रेजी में कहें तो बालकनी बना दी। और ये किसका घर है? ये देवताओं का घर है। यहां पर ईश्वर है, वो निवास करते हैं। 2 चीज हो गई। तीसरी बात, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर एक छतरी लगी होती थी, यष्टि। अब इसके ऊपर ये एक अम्ब्रेला नुमा जो स्ट्रक्चर है, जैसे मंदिरों के ऊपर आप देखते हो लोहे की बनी हुई होती है, उसी प्रकार से एक अम्ब्रेला, एक छतरी यहां पर बनी हुई होती थी। और उसको क्या कहा जाता था? यष्टि। उसको यष्टि कहा जाता है, यष्टि कहा जाता है। तो हर्मिका से एक छतरी या मस्तूल निकलता है जिसको क्या कहा गया? यष्टि कहा गया। 3 चीजें हो गई, अंड हो गया, हर्मिका हो गई, और ऊपर जो एक छतरी अम्ब्रेला जो लगा होता है उसको क्या कहा गया? यष्टि कहा गया। 3 बातें क्लियर। अब बारी आती है इसके चारों ओर के घेरे की। ये जो घेरा है, जिसको यहां इस डायग्राम के अंदर, यानी ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने अभी अंड, हर्मिका और यष्टि है, वो यहां पर हो गई सारी। अब इसके चारों ओर एक घेरा बनाया गया, उस घेरे पर हम बात कर रहे हैं। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए एक वृत्ताकार पथ, रास्ता बनाया गया और जिसको क्या कहा गया? वेदिका। तो ये जो रास्ता है इसके चारों ओर का, इसका नाम दिया गया वेदिका। इंग्लिश में आपको याद रखना आसान होगा, और वो नाम है रेलिंग। इसके चारों ओर क्या बना दी गई? रेलिंग बना दी गई। जैसे आप मंदिरों में देखते हो परिक्रमा करने के लिए रेलिंग, आजकल तो अलंकृत पत्थरों से है वो बना दी जाती है। उस टाइम स्टार्टिंग में यहां पर बड़े बड़े पिलर है वो लगा दिए जाते थे लकड़ी के, और बाद में ईंटों और पत्थरों के बनाए जाने लगे। तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना दिया गया जिसे क्या कहा गया? वेदिका। और ये जो वेदिका है ये पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। इसका मतलब यहां तक यूं नॉर्मली हर कोई ऐसे ही नहीं आएगा। जिसको यहां अंदर आकर कोई अपनी साधना या कोई भी आस्था प्रकट करनी है वही आएगा, बाकी सामान्य लोग हैं वो बाहर रहेंगे, जैसे हम मंदिरों में अक्सर देखते हैं। और बात, इसकी चारों दिशाओं के अंदर 4 दरवाजे बने हुए हैं जिनको प्रवेश द्वार कहा जाता है। और मंदिर के इस यानी ये जो स्तूप है इसका जो प्रवेश किया जाता था वो किया जाता था पूर्वी द्वार से। तोरण द्वार बने हुए होते थे और पूर्वी तोरण द्वार से ही इसके अंदर है वो प्रविष्टि होती थी। चलिए इसी चीज को जान ले भी, पूर्वी द्वार से अंदर चले जाते थे और फिर परिक्रमा करते थे। देखते हैं क्या स्टार्टिंग के अंदर बात करें सांची और बरहूत के स्तूपों की, स्टार्टिंग में प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, तो ये बिना अलंकरण के थे, कोई उनके ऊपर सजावट है वो नहीं होती थी। सिर्फ चारों ओर जो रेलिंग है
वो बनी हुई होती थी, यानी वेदिकाएं बनी हुई होती थी, और तोरण द्वार है वो बने हुए होते थे। और उपासक जो भी आस्था रखने वाले होते थे वो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। तो यहां से जो भी अनुयायी है वो अंदर जाता और इधर से एंट्री करते, पूरा इसका घेरा लगाकर, और यहां से वापिस है वो आ जाता था आउटर रेलिंग, और यहां पर ये हो गई अपनी इनर रेलिंग। एक पूरी परिक्रमा है वो यहां की जाती थी। तो स्टार्टिंग में कोई सजावट नहीं होती थी यहां पर, लेकिन बाद में स्तूपों में, जैसे चाहे हम अमरावती की बात करें, पेशावर पाकिस्तान वाले स्तूप की अगर हम बात करें, तो उन स्तूपों को मूर्तियों की सजावट से सजा दिया गया, अलंकृत कर दिया गया, नक्काशी पत्थरों को बहुत ही शानदार तरीके से तराशा गया। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगी। ये हाथी बने हुए, धर्म चक्र बने हुए, बहुत ही शानदार तरीके से ये अलंकृत किए हुए प्रवेश द्वार है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए ना स्तूप की स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में सीधा मिट्टी का टीला था जिसके नीचे एक बॉक्स के अंदर जो भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई शिक्षक होता था, चाहे बुद्ध थे, उनसे जुड़ी हुई चीज दबा दी गई, मिट्टी का ढेर बना दिया, फिर ईंटें, फिर पत्थर, और उसके बाद में उसको कहा गया अंड। फिर उसके ऊपर क्या बना दिया गया, रिपीट कीजिए अपनी बात को, क्या बनाया गया, एक बालकनी बनाई गई, उसको क्या नाम दिया गया, हर्मिका। हर्मिका के ऊपर फिर एक छतरी, एक अम्ब्रेला लगाया गया, उसको क्या कहा गया है, यष्टि। फिर आने वाले दिनों में उसके चारों ओर क्या बना दी गई, रेलिंग, जो कि पत्थरों से या लकड़ी से है वो बना दी जाती थी। प्रवेश कहां से होता था, पूर्वी तोरण द्वार से, प्रवेश द्वार से एंट्री करते थे, और दक्षिणावर्त पूरा घूम के है वो वापस आना होता था। तो यही अंदर इसके कुछ नहीं होता था, बस बाहर ही वही आस्था का केंद्र था, बस फीलिंग का खेल है, महसूस करने की है वो बातें थी। तो समझ गए अच्छे से स्तूप की यानी स्ट्रक्चर किस प्रकार से थी। चलिए अब बात करते हैं स्तूपों से जुड़ी हुई खोज के बारे में। स्तूपों की खोज से आपको याद करवा दूं, अब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप से। वहां पर हमने ये बातें पढ़ ली थी भी 1818 के अंदर सांची के स्तूप को खोजा गया था, और किस प्रकार से भोपाल की जो सुल्तान थी उस टाइम उन्होंने उसको बचा लिया था। लेकिन इस सांची से पहले एक स्तूप और प्राप्त हुआ जिसका नाम है अमरावती स्तूप, और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो अब हम अमरावती स्तूप के बारे में जानेंगे। सांची स्तूप है जो बाद में खोजा गया, इससे उसके बारे में हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अच्छे से जान चुके हैं। हालांकि थोड़ी सी बातें आज हम उसकी भी कर लेंगे ताकि एक बार फिर आपका रिवीजन है वो हो जाए। तो क्या हुआ, 1796 में वहां अमरावती का एक स्थानीय जो राजा था वो मंदिर बनाना चाहता था। तो उसने देखा भी पास में है ना एक टीला है, और वहां पर क्या मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं। उसको है ना मंदिर के लिए पत्थर तो चाहिए ही चाहिए था, साथ में उसके ये भी लालच आ गया यार यहां पर जरूर कोई पुराने टाइम का खजाना है वो अपने को मिल सकता है। तो उसने उसकी खुदाई स्टार्ट करा दी। अब सोचिएगा फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले कौन सा स्थल प्राप्त हुआ, हड़प्पा। लेकिन कंबख्तों ने सब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए सब कुछ तहस नहस कर दिया, और उसके बाद में जो मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ वो सुरक्षित रह गया। कुछ सेम यही कहानी हमें यहां देखने को मिलती है। अमरावती सबसे पहले प्राप्त हुआ, इसलिए ये धराशायी हो गया, नष्ट कर दिया लालची लोगों ने। और बाद में सांची खोजा गया तो सांची बच गया, सेम मोहनजोदड़ो की तरह से। तो कई सालों बाद में 1796 के कई वर्षों के बाद में एक अंग्रेज कोलिन मैकेंजी आया। यहां पर उसे कई मूर्तियां मिली, काफी तो नष्ट हो चुका था, फिर भी मैकेंजी को यहां पर कुछ मूर्तियां मिली। उसका उन्होंने चित्रांकन भी किया, डायग्राम वगैरह बनाए, लेकिन उनकी रिपोर्ट है वो कभी भी छप नहीं पाई थी।
और 1854 में, देखिए कितने साल हो गए उसके बाद की बात है, 1854 में गुंटूर, वही आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां के कमिश्नर थे उस टाइम एलियट, वो यहाँ की जो मूर्तियां थी, जो ये मूर्तियां मैकेंजी को मिली थी, ये मूर्तियां और बाकी जो सुंदर जो तरासे हुए पत्थर थे, उनको लेकर भाई साहब चले गए मद्रास, जो आज हमारा चेन्नई है। और साथ में ही इसने, एलियट ने, पश्चिमी तोरण द्वार को भी वहां ढूंढ लिया था, मिल गया था इसको भी। इसका मतलब उस 1796 वाले राजा ने कुछ चीजें शायद छोड़ दी होगी, उसे लगा होगा ये तो बेकार चीजें हैं। तो 1854 में एलियट है वो यहाँ की मूर्तियां और जो अलंकृत जो पत्थर थे उनको मद्रास ले गया। इस प्रकार से यहां पर जो जो चीजें मिलती गई वो अलग अलग जगह पहुंचती गई। जैसे मद्रास चली गई, ये मद्रास में कहा, इंडिया ऑफिस के अंदर। बंगाल के अंदर इसे कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रख दिया गया कुछ को। फिर ये लंदन भी चली गई, मूर्तियां अलग अलग जगह जाती रही, और या फिर अंग्रेजों के बगीचों में। तो यहां जो भी मूर्तियां मिल जाती, जो भी आता उठाया और ले जाता। कोई मद्रास ले गया, कोई पश्चिम बंगाल ले गया, कोई इसे लंदन ले गया, और जो भारत के अंदर अंग्रेज रहते थे कमबख्त, वो अपने बागों के अंदर ले गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगती थी। ये देखिए अमरावती के ये बचे हुए कुछ अवशेष हैं जिनकी पिक्चर मैंने यहाँ लगाई, कितनी सुंदर है, और हर कोई इनसे आकर्षित होता था, सुंदर लगती थी, कीमती लगती थी, और सजावट के लिए अपने घरों में ये लोग ले जाते थे। और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी नया अधिकारी जो आता था ना, वो ये सोचकर और ये कहकर मूर्तियां ले जाता था यहां से कि मेरे से पहले वाले भी तो ले गए तो मैं भी लेके जाऊंगा। देखिएगा कैसी सोच उनकी रही कि मेरे से पहले वाले ने को भी यहां से कुछ मूर्तियां मिली थी कि वो ले गया तो मैं भी लेके जाऊंगा। इसका मतलब ये कुछ खास होती होगी, भले ही उनको कुछ समझ में आए नहीं आए, कमबख्त लेते गए यहां से चीजें भी। कुल मिलाकर ये है भी, जो चीज जहां मिलती है वहीं पर उसे संरक्षित रखना चाहिए था, ऐसी सोच उस टाइम उन लोगों की नहीं थी। हर कोई अपने घर या संग्रहालय में लेकर जाना चाहता था, जबकि होना यह चाहिए संग्रहालय के अंदर उनसे बनी हुई मिलती जुलती जो संगमरमर की जो भी या किसी प्लास्टर की जो बनी हुई जो प्रतिकृति है वो रखी जानी चाहिए, ताकि लोग उसको देख लें और मूल स्थान पर जरूर देखने के लिए आए। लेकिन कमबख्तों की ऐसी सोच उस टाइम नहीं थी। इसके संदर्भ में एक प्यारी कोटेशन है H.H. कोल की, जरूर ध्यान रखिएगा इसको, H.H. कोल की, पुरा वस्तुओं को खोज की जगह पर ही संरक्षित रखना चाहिए। ये इस अंग्रेज अधिकारी की सोच थी, जो चीज जहां मिलती है उसको वहीं रखा जाना चाहिए। अगर आपकी ज्यादा इच्छा है तो उसकी प्रतिकृति है प्लास्टर की बनी हुई, वो ले जा सकते हो, बना सकते हो। इन्होंने कहा इस देश भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कहा गया है कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति है वो लगती है। ये कथन किसका है? H.H. कोल का है। किसके संदर्भ में है आप समझ गए? क्योंकि जो चीज जहां मिल रही थी वहां से लोग उठा उठा के लेके जा रहे थे, उसके विरोध स्वरूप चेताने के रूप में थी ये। और इस प्रकार से अमरावती है वो बर्बाद होता गया, और यहाँ का जो महाचैत्य स्तूप है सिर्फ एक छोटा सा टीला है वो रह गया। जैसी हालत हड़प्पा की हुई, और अमरावती की खोज क्योंकि थोड़ी पहले हो गई थी इसलिए वो नष्ट हो गया, और सांची की खोज क्योंकि बाद में हुई वो बच गया। और उसके 3 तोरण द्वार है तब भी वहां पर खड़े हुए थे, और चौथा वहां पर गिरा हुआ था। तो अमरावती की तुलना में सांची का जो स्तूप है वो अच्छी खासी हालत में रहा, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तुलना में अच्छी खासी तरीके से अपने को मिल गया। तो क्योंकि इस समय तक खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को विद्वानों ने मान लिया था, इसलिए बच गया। उससे पहले जो विद्वान थे कह तो रहे थे, लेकिन अधिकारियों को वो मना
नहीं पाए थे, इसलिए वो वहां से ले गए। तो अब आप देख पा रहे हो हर स्तूप की अपनी अपनी कहानी है, और इसी के अंदर हमने स्टार्टिंग में सांची के स्तूप की कहानी समझी और आज हमने अमरावती स्तूप की कहानी है वो अच्छे से जानी। चलिए अब बारी है आपके प्यारे से प्रश्न की आज का, और प्रश्न है सांची के स्तूप की खोज है वो कब हुई, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो चलिएगा अगले वीडियो सेशन में इस चैप्टर को अपनी कंप्लीट कर लेंगे, इसी शानदार तरीके से इस पूरी कहानी को जानेंगे और आगे हम मूर्तिकला के बारे में और साथ में जानेंगे किस प्रकार से बौद्ध धर्म है वो आगे चलकर दो शाखाओं में बंट जाता है, और कुछ हिंदू धर्म और मंदिरों के ऊपर बात है वो भी करेंगे। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा और कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ते रहिएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।